विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने इस सप्ताह एएफपी को बताया कि यूक्रेन की सेना रूसी सेना के कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को मुक्त कराएगी, भले ही इसमें कितना भी समय लगे। उन्होंने कहा कि यह यूक्रेनी लोगों की इच्छा है। उसने कहा, हमारा लक्ष्य जीत है। 1991 की यूक्रेन की सीमाओं के भीतर हमारे क्षेत्रों की मुक्ति के रूप में जीत, और हमें परवाह नहीं है कि इसमें कितना समय लगता है। जब तक यूक्रेनी लोग इस लक्ष्य को साझा करते हैं, यूक्रेनी सरकार अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगी। कीव ने जून में अपना लंबे समय से प्रतीक्षित जवाबी हमला शुरू किया, लेकिन उसने कड़ी लड़ाई स्वीकार की क्योंकि वह भारी किलेबंदी वाले रूसी ठिकानों को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। कुलेबा ने कहा, लेकिन यूक्रेन अपने पश्चिमी सहयोगियों के दबाव में नहीं है, जिन्होंने तेजी से लाभ हासिल करने के लिए सेना को दूरगामी योगदान दिया है। उन्होंने देश के पूर्व और दक्षिण में फ्रंटलाइन पर यूक्रेन की बढ़त की गति पर चर्चा करते हुए सार्वजनिक स्थान पर टिप्पणीकारों और विशेषज्ञों की आवाज में वृद्धि को स्वीकार करते हुए एएफपी को बताया, हम इसे महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मजाक में यूक्रेन के आक्रमण के आलोचकों को यूक्रेन के प्रयासों में सहायता के लिए जाओ और विदेशी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। यह कहना आसान है कि जब आप वहां नहीं होते हैं, तो आप चाहते हैं कि सब कुछ तेजी से हो। हालांकि उन्होंने कहा कि यूक्रेन को तब तक पश्चिमी हथियारों और गोला बारूद की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होगी जब तक कि उसकी सेना रूसी सेना को यूक्रेन के सभी कब्जे वाले क्षेत्र से नहीं हटा देती। उसने कहा, सच तो यह है कि जब तक हम जीत नहीं जाते, तब तक हमें और अधिक की जरूरत है। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि युद्ध एक हकीकत है और इस हकीकत में हमें जीतना ही है और कोई रास्ता नहीं। तास समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने अल्फाबेट के गूगल पर 3 मीटर रूबल 25,000 पाउंड का जुर्माना लगाया, क्योंकि उसने यूक्रेन में मॉस्को द्वारा अपना विशेष सैन्य अभियान बताए जाने के बारे में फर्जी जानकारी को नहीं हटाया था। मॉस्को द्वारा अवैध मानी जाने वाली सामग्री को हटाने में विफल रहने के कारण रूस में कई साइटें जांच के दायरे में हैं। सोशल मीडिया साइट को पहली बार जुर्माना लगाया गया। अमेरिका ने उत्तर कोरिया और रूस के बीच हथियारों के सौदे को सुविधाजनक बनाने की कोशिश करने के आरोप में 3 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि वाशिंगटन ने यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध के समर्थन पर अपने प्रतिबंध कड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राजकोष विभाग ने एक बयान में कहा कि रूस लगातार यूक्रेन में हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है और भारी उपकरण खो रहा है, जिससे उसे समर्थन के लिए उत्तर कोरिया सहित अपने छोटे सहयोगियों की ओर रुख करना पड़ रहा है। विभाग ने कहा कि उसने रूस और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच हथियार सौदों का समर्थन करने का प्रयास करने वाले प्रतिबंध चोरी नेटवर्क से जुड़ी 3 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें जोड़ा गया, यह कार्रवाई यूक्रेन के खिलाफ रूस के क्रूर युद्ध का समर्थन करने वाले तीसरे देश के अभिनेताओं की पहचान करने, बेनकाब करने और उन्हें बाधित करने की निरंतर अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है। लक्षित संस्थाएं सीमित देयता कंपनी वेरस, डिफेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड और वर्सर एसआरओ है। एक बयान में आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी के अवर सचिव ब्रायन नेल्सन ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका उन अवैध वित्तीय नेटवर्कों को जड़ से उखाड़ना जारी रख रहा है जो उत्तर कोरिया से रूस की युद्ध मशीन को समर्थन देना चाहते हैं। अपने सहयोगियों और साझेदारों के साथ हम यूक्रेन में पुतिन के क्रूर युद्ध के आधार पर हथियारों के व्यापार को उजागर करने और बाधित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स समूह के नेता अगले सप्ताह बैठक करने वाले हैं, जिसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1/4 हिस्सेदारी रखने वाले देशों के एक ढीले क्लब को एक भूराजनीतिक ताकत में कैसे बदला जाए।
विश्व मामलों में पश्चिम के प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। व्लादिमीर पुतिन, जो यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट का सामना कर रहे हैं, ब्राजील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इस बात पर मतभेद है कि क्या ब्लॉक का विस्तार किया जाए ताकि इसमें शामिल होने के लिए कतार में खड़े दर्जनों ग्लोबल साउथ को शामिल किया जा सके। दक्षिण अफ्रीका 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करेगा। दुनिया भर में फैले हुए और बहुत अलग तरीकों से संचालित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ ब्रिक्स को एकजुट करने वाली मुख्य बात एक विश्व व्यवस्था के बारे में संदेह है, जिसे वे अमेरिका और उसके अमीर देश के सहयोगियों के हितों की सेवा के रूप में देखते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें वे लागू करते हैं लेकिन लागू नहीं करते हैं। मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। वे क्या चर्चा करने की योजना बना रहे हैं, इसके बारे में कुछ विवरण सामने आए हैं, लेकिन एजेंडे में विस्तार अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अनुसार लगभग 40 देशों ने औपचारिक या अनौपचारिक रूप से शामिल होने में रुचि दिखाई है। इनमें सऊदी अरब, अर्जेंटीना और मिस्र शामिल है।